नेक्स्ट, अगला आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। इसमें क्या बोला जाता है, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। जो पार्टनर होंगे वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग में जब चैप्टर का इंट्रो दिया था तब बताया था कि पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट ऑफ द फर्म होते हैं। वो हमेशा सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, फर्म को रिप्रेजेंट करते होते हैं। वी यू मे कॉल that the partnership is a relationship between the partners, underline करना, partnership is a relationship between the partner who have agreed to share the profit of the business carried on by all। ये वाली चीज अपन ने पढ़ रखी है, carried on by all, या तो सब कर रहे हैं या फिर सबके बिहाफ पे एक जना कर रहा है। तो इस पूरी डेफिनेशन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि सामने वाला बंदा क्या होता है, एक तरीके का एजेंट होता है। बोथ प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। वो खुद को रिप्रेजेंट करता है किसके बिहाफ पे, बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे। पर उसी के बाद स्टार्टिंग में भी सेम सेंटेंस ये मैंने बोला था, लेकिन प्रिंसिपल के साथ द प्रिंसिपल डिस्टिंग्विश बिटवीन हिम एंड मर एजेंट। लेकिन वो सिर्फ एजेंट नहीं होता है, वो इसी लाइन की वजह से बोला था क्योंकि ना सिर्फ वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बल्कि अगर प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, उसमें वो प्रॉपर क्या होता है, हकदार होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, प्लस लाइबिलिटी होता है। तो एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, हम पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फैमिली को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे केस में उस कंपनी, अगर उस फैमिली को प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा, नुकसान होता है तो भी हमारा है। लेकिन अगर कोई नौकर है, ठीक है, अगर कहीं प्रिंसिपल और एजेंट ही है, तो ऐसे केस में जो जो काम हम बोलेंगे सिर्फ उतना ही काम वो क्या करेगा, सिर्फ उतना ही करेगा, और उतना ही उसका क्या होती है, लाइबिलिटी होती है उस नौकर की। तो सेम ये बोला गया है। वैसे तो आप क्या कर रहे हो, पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर आप सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट तक ही आपका दायरा सीमित नहीं है। आप क्या हो, उन प्रॉपर्टी में भी हकदार हो और उन चीजों के लिए, बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगला आता है द रूल दैट द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड। सारे सब चीज़ों के लिए, ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है, डन बाय द पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। जितनी भी चीज़ें वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है या फिर फर्म के लिए कर रहा है, वहीं ये चीज़ अप्लाई होती है। अगला आता है इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। जो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर की, वो क्या क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और याद भी करना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, द पार्टनर विच इज डन टू कैरी अ बिजनेस, अंडरलाइन करो, यूजुअल वे में जो करना होता है वो सारी चीज़ें क्या होती है, और ये जो भी वो यूजुअल डे ऑफ बिजनेस पे करता है वो सारी चीज़ें फर्म को बाइंड करती हैं। लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ यूजेज और कस्टमरी ट्रेड, यानी कि ना तो ऐसा कोई कस्टम है और ना ही ऐसा कोई वो परिस्थिति आई है, तो आप ये काम है जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो बिना सारे पार्टनर्स को बताए। या फिर अगर आपने ये काम करा भी है, ये लिस्ट याद रखना, अगर आपने ये काम करा भी है तो इसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी सारे पार्टनर्स अपना पल्ला झाड़ लेंगे। यानी कि सारे पार्टनर्स उस चीज़ से स्टेप बैक कर सकते हैं अगर उसने आगे वाले जितने भी काम बता रही हूँ वो उसने बिना बताए, बिना परमिशन के करे हैं, क्योंकि ये वाले काम क्या नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि आम दिनों पे ये काम नहीं होते। सबसे पहला काम, अगर आप क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हो, सुनवाई के लिए जा रहे हो, केस करवा लिया और केस में आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक मीडिएटर रखेंगे, यानी कि एक बीच का बंदा रखेगा जो हम लोगों के जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करवाए। तो इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ता है, एक आर्बिट्रेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ही आप आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज डाल सकते हो। कई बार आप अलग से आर्बिट्रेशन का वो भी लिखते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी। तो अगर आप अपने डिस्प्यूट को कहाँ कर रहे हो, आर्बिट्रेशन में डाल रहे हो, पर बाकी सारे को वो जो थे पार्टनर वो क्या चाहते थे कि कोर्ट में जाए, तो ऐसी वाली चीज़ जो है ये अगर आप आर्बिट्रेशन के लिए जाते हो तो फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगला है बैंकिंग ऑफ अकाउंट, किसके नाम पे, खुद के नाम पे अकाउंट खोल लिया, फर्म के लिए खोला, फर्म के बिहाफ पे, पर खुद के नाम पे आपको अथॉरिटी नहीं दे रखी है।
अगला आता है कंप्रोमाइज कर लिया। कंप्रोमाइज का मतलब होता है, मान लो किसी बंदे से 5 लाख रुपए लेने थे, बेड डेप्ट था वो, और बाद में आपने उससे सेटलमेंट कर लिया कि भाई तू 2.5 लाख दे दे, काफी रहेगा। क्या ऐसा होता है? होता है। कई बार क्या होता है, जब लोन आप दे रहे होते हो बिजनेस के दौरान, और उसमें आपने किसको दे दिया है, किसी ऐसी पार्टी को लोन दे दिया जिसका हो गया है इंसॉल्वेंट टाइम, कि अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। अब आपको तो रिकवर करने हैं, तो ऐसा कि रिकवर कम करने हैं या किस हिसाब से करने हैं, सेटलमेंट करना है या नहीं करना है, ये सब पार्टनर्स के मिलकर डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप कोई भी कंप्रोमाइज करते हो, यानी कि 5 लाख अगर आपको पैसे चाहिए थे और केवल आप 2.5 लाख रिकवर करने के बाद ही बोल रहे हो ठीक है अपना लोन सेटल हो चुका है, मैं 2 लाख रुपए माफ करता हूँ, तो ऐसे कंप्रोमाइज आप क्या नहीं कर सकते हो, फर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस सारे जो पार्टनर्स हैं वो हाँ नहीं करते। विड्रॉल ऑफ ड्यू, पार्टनर्स ने, फर्म ने किसी के ऊपर केस करा और आप ऑथराइज सिग्नेटरी थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, आपने क्या कर लिया, वो केस वापस ले लिया, नहीं कर सकते हो। किसी के ऊपर केस करना, ठीक है, अगेंस्ट द फर्म, एडमिट एनी लाइबिलिटी, अगर किसी ने, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके फर्म के ऊपर कोई केस कर रखा है, इनकम टैक्स का ही केस कर रखा है, और आपने है ना उसे एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने है ना इतने सारे टैक्स की चोरी करी है, और आप है ना क्या कर लो, इतने रुपए ले लो, आप ऐसा कोई भी सेटलमेंट नहीं कर सकते हो फर्म के बिहाफ पे, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो फर्म के बिहाफ पे। अगर आपको ऊपर वाले कोई भी काम करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। आपने प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, ठीक है, फिर अगला आता है पार्टनर, एंटर इन ए पार्टनरशिप, किसी और के साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो गए हो, या फिर किसी और के साथ पार्टनरशिप को ही किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ एंट्री मिल गई है, क्योंकि याद करो पार्टनरशिप फर्म में क्या होना चाहिए, 2 बंदे जो हैं वो होने चाहिए इंडिविजुअल, और प्लस एक बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग तो हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनर बना रहे हो तो वो चीज़ वैलिड नहीं है, वो कभी भी उस चीज़ से बाहर हो सकते हैं, फर्म बाहर ले जा सकती है, एक बंदा कभी भी इन चीज़ों में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट, और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप क्रिएट करते हो, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हो बाय द पार्टनर या कोई भी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे, शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, और उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से फर्म बाइंड हो। इसका मतलब क्या होता है, एट एनी वेरी आउटसेट वी शुड अंडरस्टैंड दैट इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हो, सारे जो पार्टनर हैं वो एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि फर्म को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्म को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एज बिटवीन द पार्टनर्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के लिए जो पार्टनर्स और जो दूसरे हैं वो क्या होता है, हर पार्टनर, बाहर की दुनिया के लिए हर पार्टनर क्या होता है, फर्म का एजेंट माना जाएगा। आज मैं जाऊं तो भी सेम है और मेरा पार्टनर जाएगा तो भी सेम है, यानी कि कोई भी फर्म को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्म को बाइंड भी कर सकता है, यानी कि जब मैं साइन कर कर आऊंगी तो ये ही माना जाएगा कि फर्म ने साइन करे हैं। अगला आता है वेयर, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 एंड 22 डील क्या करता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी बताता है, जो कि क्या होती है, विच इज डन टू कैरी ऑन इन अ यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म्स बाइंड द फर्म, यानी कि फर्म को जिस तरीके से बाइंड करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं, एक्ट डन मस्ट बी रिलेट टू यूजुअल बिजनेस, अंडरलाइन कर लो, ये वर्ड हमेशा लिखना है, ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस, यानी कि नॉर्मल आम दिनों पे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो या ऐसा कोई भी काम कर रहे हो तो सबका होना, ये सबकी हाँ होनी जरूरी है, तब ये एजेंट वाला काम नहीं चलेगा। द एक्ट इज सच एज डन इन ए नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वापस वही चीज बोली है, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, या फिर आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी है उस वाले केस में डिपेंड करता है।
अगला आता है एक्स, जो कि पार्टनर है इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर, ठीक है, सॉलिसिटर वकील, ठीक है, बोरोज मनी, ठीक है, पैसा बोरो कर रहा है एंड एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट, लिख कर दे रहा है कि ये पैसा मैं 3 महीने के बाद क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, लेकिन इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी, अंडरलाइन करना, विदाउट अथॉरिटी वो ये काम कर रहा है। जो अदर पार्टनर हैं वो आर नॉट लायबल फॉर द नोट एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए। अगर आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये काम क्या कर रहा है, फर्म ऑफ सॉलिसिटर है, वकील वाला काम है, तो आप क्या नहीं करते हो, लोन लेना और देने वाला आपका काम नहीं है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सॉलिसिटर होता ही नहीं है प्रॉमिसरी नोट और ये सारे काम करने का। तो ऐसे केस में आप क्या नहीं करोगे, फर्म को बाइंड नहीं कर सकते हो। तो वो वाली चीज याद है, अकाउंट्स का एक बेसिक वाला था, जिसमें अकाउंट्स का एक रूल था कि अगर बाय चांस आप कब फर्नीचर को फर्नीचर मानोगे और कब फर्नीचर को परचेज में डालते हो। तो अगर आप किसका बिजनेस कर रहे हो, स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, तो स्टेशनरी वाले के लिए जो फर्नीचर होता है वो फर्नीचर माना जाएगा, एसेट में जाएगा। लेकिन अगर आपकी दुकान ही फर्नीचर की है तो आपका जितना भी फर्नीचर है वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी में जाता है, परचेज में जाता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एसेट में नहीं आता है। सेम ऐसे ही अगर आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि फर्म काम क्या करती है। वो अगर काम ही ये वाला कर रही होती, लोन देने का, प्रॉमिसरी नोट का और ये वाली चीज़ों का, तो और फिर अगर वो पार्टनर क्या करता, बिना किसी को बताए लिख देता विदाउट अथॉरिटी, तो फर्म बाइंड होती। पर इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं ये काम करने का, इसलिए क्या नहीं होगी, फर्म बाइंड नहीं होगी। डन। तो वो ये वाली जो चीज़ है कि कब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली जो चीज़ है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कब आपको फर्नीचर को परचेज मानना है और कब आपको फर्नीचर को एसेट मानना है। अगला आता है इफ अ पार्टनरशिप टू बी जनरल कमर्शियल नेचर है। अगर आप पार्टनरशिप का क्या है, जनरल कमर्शियल नेचर है, तो वो क्या कर सकता है, ही में प्लेज कर सकता है, फिर उसके बाद गुड्स ले सकता है, ये सारी चीज़ें बताई है, लोन ले सकता है, लेकिन लोन भी एक लिमिट होती है कितनी तक आप ले सकते हो। इवन जब अथॉरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जब वो भी कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कितने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे 1 लाख का ट्रांजैक्शन आप खुद कर सकते हो, ठीक है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। अब कोई बहुत बड़ी फर्म है, उसका टर्नओवर ही करोड़ों में है, तो आप करोड़ वाली वैल्यू लिख सकते हो कि इतने करोड़ के ट्रांजैक्शन के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। ही में विड्रॉ कर सकता है, साइन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है प्रॉमिसरी नोट, और ऐसी सारी चीजें क्या होगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी। फिर आता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब इस इम्प्लाइड अथॉरिटी पे कभी क्या लग जाता है, एक्सटेंशन हो सकता है, इसे आप आगे बढ़ा सकते हो, प्लस इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। सबसे पहला क्या बता रहा है, द पार्टनर इन द फर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी कहाँ तक जा सकती है, यानी कि लोन ले सकता है लेकिन कहाँ तक ले सकता है, प्रॉमिसरी नोट विड्रॉ कर सकता है लेकिन कितने अमाउंट तक का कर सकता है, लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग एनी सच रेस्ट्रिक्शन एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर, जो कि फर्म विच फॉल्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, जब तक ये चीज अलग से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, सामने वाला यही मानकर चलेगा कि ये किससे बाइंड करेगा, फर्म को बाइंड करेगा। ठीक है, अगला आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। वैसे ये बोला जाता है कि अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहे हो, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एज एन प्रूफ ले लो, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रूफ ले लो, ताकि आपको क्या रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे। वो कहते हैं ना, आपने गुड फेथ में काम करा था, या फिर आपने जो भी काम करा है उसके ऊपर प्रॉपर आपने चेक करा था, वो चेक के लिए क्या बोला जाता है कि आप एग्रीमेंट चेक कर लो, उनका एग्रीमेंट पढ़ लो, ताकि ये पता रहे कि सामने वाला बंदा जो एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्या उसके पास सच में इतनी अथॉरिटी है क्या कि वो ये काम कर सकता है। फिर आता है द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, जो है वो एक्सटेंड हो सकती है थर्ड पार्टी के लिए। द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है कि आप
वो अधिकार ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, 10 लाख का लोन अकेले ले सकते हो, और फिर भी अगर आप ले रहे हो तो फिर वो थर्ड पार्टी क्या नहीं कर सकती है, फर्म को बाउंड नहीं कर सकती है। थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विथ द पार्टनर इन द फर्म। अब उसे पता ही नहीं है कि वो क्या नहीं कर रहा है, पार्टनर से डील कर रहा है इस चीज में। एग्जाम्पल क्या है, ए जो कि पार्टनर है, बोरो करा है 1000 रुपए इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे, बट इन द एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, लेकिन उसके पास क्या था, मान लो 800 रुपए की ही एक्सेस था, लेकिन उसने 1000 रुपए तक का क्या कर लिया, लोन ले लिया, और वो भी किससे, फर्म के नाम से लिया है। ऐसे केस में एंड यूटिलाइज द सेम, अंडरलाइन करो, लेकिन वो उसने कहाँ यूटिलाइज करा है, पेइंग ऑफ द डेप्ट ऑफ द फर्म। अब ये वाला सेंटेंस है जो बच्चों क्या बोलते हैं, फर्म के लिए ही तो चुकाया है उसने पैसा। हियर द फैक्ट दैट द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेप्ट सजेस्ट दैट इट इज द ट्रेडिंग फर्म। क्या है, ये एक ट्रेडिंग फर्म है, एंड एज सच इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। वो क्या कर सकता है, लोन ले भी सकता है बिजनेस के लिए। This implied authority, as you have noticed, may restrict by the agreement। अब हम क्या चेक करेंगे, एग्रीमेंट चेक करेंगे, और वो एग्रीमेंट में देखेंगे कि वो पार्टनर्स और इसके पास क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। नाउ इफ बी, द लेंडर जो है उसे पता ही नहीं है रेस्ट्रिक्शन के बारे में, ए के बारे में, तो वो क्या करेगा, द फर्म विल बी लाइबल, फर्म को लाइबल रहेगी वो बी का पैसा चुकाने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसे पता है कि ए के पास अथॉरिटी ही नहीं है क्या करने के लिए, पे करने के लिए, तो ऐसे केस में फर्म जो है वो क्या नहीं रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो बेसिकली आप जानबूझ के घोटाला कर रहे हो, आपको पता है कि सामने वाला क्या नहीं कर सकता है, अथॉरिटी नहीं है उसके पास साइन करने की, पर तो भी आप उसे लोन दे रहे हो, तो ये आपकी गलती है, फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। अगला आता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर बाय चांस मार्कशीट थी, मार्कशीट पे मार्क्स बहुत कम थे, तो आपने क्या करा, अपने फादर या मदर के साइन आपने खुद ने कर लिए। अब ऐसे केस में अगर टीचर को ये पता पड़ गया है कि आप जो सिग्नेचर हैं वो किसके हैं, फादर के नहीं हैं, बच्चे के हैं, और फिर भी उसने क्या नहीं करा, बच्चे को ना ही कुछ बोला, ना ही पेरेंट्स को कॉल करा, तो इस वाले क्राइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टीचर और वो बच्चा दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर बच्चे ने साइन करा और इतनी अच्छी तरीके से करे कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो फादर और मदर के साइन नहीं है, और टीचर को इस बारे में पता भी नहीं है, बाद में ये चीज़ अगर खुलासा होता है तो टीचर क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये किसने करे हैं, बच्चे ने साइन। तो ऐसे केस में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चा साइन कर देता है और वो नहीं पकड़ाता है, तो बाद में पकड़ाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर टीचर को पता पड़ जाता है और फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर करता है, तो टीचर खुद रिस्पॉन्सिबल है। आई बात समझ में? तो कौन साइन कर रहा है और कौन अपनी ड्यूटीज प्रॉपर नहीं निभा रहा है, तब डिपेंड करेगा। अगला आता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ बाय पार्टनर। अब होता क्या है, अगर बाय द एडमिशन और द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर कंसर्न द अफेयर्स ऑफ द फर्म, अगर कोई नया बंदा भी आता है तो एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, ये एक एविडेंस होता है, एंड इट में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बोलता है, जो पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, और इसलिए वो सब सारी चीज़ों के लिए बाइंडिंग होते हैं, और इसी वजह से वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन देता है तो ये क्या माना जाएगा कि ये फर्म का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स और वाई हैं पार्टनर ऑफ इन द फर्म, डीलिंग इन द स्पेयर पार्ट, किसमें करते हैं, स्पेयर पार्ट में डील करते हैं। अब क्या करा, जो एक्स और वाई जो थे वो किसमें काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग चीज़ों के। एक्स ने जेड को, जेड के पास क्या थी, एक यामाहा की बाइक थी, और उसने क्या करा, एक्स ने जेड को एक पार्ट बेच दिया, स्पेयर पार्ट बेच दिया, और ये बोल के कि हाँ ये आपकी बाइक के लिए सूटेबल है, पर वो वाली चीज़ जो थी वो क्या नहीं थी, सूटेबल थी ही नहीं। और ऐसे केस में क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका भी एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसे केस में ये
चीज क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और इसमें क्या बोला गया है, एक्स जो है वो एजेंट ऑफ द फर्म माना गया है, और इसलिए एक्स और वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जेड को जो भी नुकसान हो या जो भी कंपनसेशन देना रहेगा एक्स और वाई दोनों मिलकर देंगे। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ठीक है, द नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म of any matter relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm except in the case of fraud। सिर्फ फ्रॉड के केस में नहीं है, बाकी सामने क्या माना जाता है कि आपको ये चीज पता है। The notice to the firm who habitually acts in the business of the firm on matters relating to the affairs। आप किस चीज के बारे में, नोटिस का मतलब होता है आप जानकारी दे रहे हो कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से डील कर रहे हो, और उन सारी चीजों की जानकारी अगर आप किसी बंदे को यानी कि अपने पार्टनर्स को देते हो तो इसका मतलब है कि आप फर्म को नोटिस दे रहे हो। ऑपरेट्स एज ए नोटिस ऑफ द फर्म एक्सेप्ट, किसके केस में, फ्रॉड के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर इसमें क्या बोला गया है, दस द नोटिस टू वन इज इक्विवेलेंट टू द नोटिस टू द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। यानी कि अगर किसी एक को भी आपने बताया है कि हम ये काम कर रहे हैं तो वो चीज मान ली जाएगी कि आपने पूरे फर्म को बताया है। जस्ट एज द नोटिस टू द एजेंट इज ए नोटिस टू द प्रिंसिपल। अगर आप क्या करते हो, एजेंट को नोटिस देते हो तो मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, पूरी प्रिंसिपल को भी नोटिस देते हो। ऐसा कब होता है, मान लो फ्रेंचाइजी चलती है पिज्जा हट के, पर पिज्जा हट के एक पिज्जा में से क्या निकले, कीड़े निकले, या फिर वो बहुत डैमेज्ड था, तो मैंने क्या करा है, नोटिस दिया है। अब मैं नोटिस जो दूंगी, कोर्ट का जो नोटिस है कि मैं आपके ऊपर केस कर रही हूँ, ये मैं दो नोटिस जाएंगे। पहला तो उसको जाएगा पिज्जा हट जहाँ से मैंने परचेज करा उसे, और अगर मैं सिर्फ उसे भी देती हूँ तो भी क्या माना जाएगा, यार पिज्जा हट के ऊपर केस हो गया, पिज्जा हट के ऊपर केस हो गया। कोई ये नहीं बोलेगा वहाँ की कौन सी फ्रेंचाइजी पे केस हुआ है, पर क्या बोला जाएगा, पिज्जा हट पे केस हो गया है। तो भले आप नोटिस किसको दे रहे हो, एजेंट को दे रहे हो, मान लिया जाएगा कि आपने नोटिस किसको सर्व कर दिया है, प्रिंसिपल को सर्व कर दिया। सेम ऐसे ही अगर आपने आपकी कोई भी बात किसी एक पार्टनर को भी बताई है तो मान लिया जाएगा कि आपने पूरी फर्म को बताई है। दिस नोटिस क्या होना चाहिए, एक्चुअल में आपने बताया हो, रिटर्न में या किसी भी तरीके से आपके पास प्रूफ हो कि हाँ मैंने ये जो भी काम कर रहा हूँ ये मैंने उस बंदे को बता रखा है। इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द वर्किंग पार्टनर, यानी कि वर्किंग पार्टनर को सारी बातें पता हैं, लेकिन किसको नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसे बताने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने ऐसे बंदे को कोई चीज़ बताई है तो वो कोई सेंस नहीं रखेगा। इट मस्ट फर्दर रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस, ये चीज़ फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ओनली देन इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड नोटिस। अगर ये फर्म के बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं हैं लेकिन पर्सनल रिलेशन वाली बातें हैं और फिर वो बता रहे हो तो वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा। पर अगर बिजनेस से रिलेटेशन से कोई बातें हैं और वो अगर आपने किसी एक पार्टनर को भी बताई है तो मान लिया जाएगा कि आपने सब पार्टनर को बता दी है। PQR जो पार्टनर हैं इन बिजनेस फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, आर ने क्या करे हैं, परचेज करी है सेकंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पे, किससे, एस से। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विथ एस ही कम टू नो दैट द कार जो है वो क्या है, चोरी करी हुई कार है। इट एक्चुअली बिलोंग्स किसको करती है, एक्स को करती है। P एंड Q आर इग्नोरेंट ऑफ दैट, लेकिन सारे पार्टनर क्या रहेंगे, लाइबल टू एक्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स ने जो है, जो PQR है, PQR में से कौन ले रहा है, आर परचेज कर रहा है एक वो बाइक जो कि स्कूटर जो कि क्या है, चोरी करा हुआ है। एस ने तो बताया था कि ये क्या है, चोरी करा हुआ है, और फिर भी अगर आप क्या कर रहे हो, वो स्कूटर ले रहे हो तो मान लिया जाएगा कि आपने सारे पार्टनर से बात करके ही ये चीज़ ले रहे हो और आप क्या रहोगे, पेमेंट करने के लिए लायबल रहोगे। एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉड के केस में आप ये काम नहीं कर सकते हो। अगर बाय चांस इस आर ने ट्रिक करा है P और Q को तो वो अकेला लायबल रहेगा। अगर नहीं, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये दोनों स्लीपिंग पार्टनर हैं या फिर ये दोनों पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या माना जाएगा, फर्म का लॉस माना जाएगा और फर्म पूरा बियर करेगी, यानी कि तीनों पार्टनर बियर करेंगे। ए जो कि पार्टनर है who actively participate in the management of the business bought for his firm
सर्टेन गुड्स, उसने कुछ गुड्स लिए जो कि क्या निकल गए, डिफेक्टिव निकल गए। इन हिज नॉलेज एज द रिगार्ड ऑफ डिफेक्टिव या ऑर्डिनरी वुड बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ द फर्म। अगर उसे पता पड़ गया है कि आज जो माल उतरा है वो क्या है, बेकार माल उतरा है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, बाकी पार्टनर्स अवेयर नहीं है इस डिफेक्ट के लिए, बट बिकॉज ए के पास क्या है, वर्किंग है और एक्टिवली पार्टनर है, तो वो क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। और अगर वो ये वाली चीज़ क्या करता है, किसी को भी बेचता है, तो सारा जो लॉस है वो कौन बियर करेगी, फर्म बियर करेगी, अनटिल अनलेस ये प्रूफ नहीं हो जाता है कॉन्स्पायर्स टू कंसील द डिफेक्टिव फ्रॉम द अदर पार्टनर। अगर ये नहीं प्रूफ हो जाता कि आपने जानबूझकर हमसे चीज़ें छुपाई है, ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो चीटिंग कहलाती है, तब वो पार्टनर अकेला रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई गलती हो जाती है और या फिर आप उस चीज़ को जाने देते हो, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, सारे पार्टनर्स बियर करेंगे उस लॉस को। अगला आता है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। अब क्या रहेगा, हर पार्टनर जॉइंटली लाइबल रहता है, वन एक्ट फॉर ऑल एक्ट फॉर वन की तरह। सेम चीज है, अब यहाँ से पढ़ो। अगर कोई पार्टनर क्या करता है, रॉन्गफुल कोई भी काम करता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन ऑफ द पार्टनर, अंडरलाइन करो, इधर भी लिखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और विथ द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। तो अगर आपका कोई भी लॉस होता है तो ऐसे केस में जो फर्म है वो क्या रहेगी, लाइबल रहेगी, देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। ठीक है, इसकी वो क्वेश्चन वो क्या बोल रखा है एनालिसिस में, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्लस आपके पास अथॉरिटी है। ये दो टेस्ट तो हमेशा करने ही हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है, और दूसरा आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके उसमें, तो अज्यूम कर लेना कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मानकर चल रहे हैं, और प्लस उसके पास अथॉरिटी, फिर आंसर लिख देना। और दूसरा अगर अगले पैराग्राफ में लिख देना, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो इस तरीके का आपका आंसर रहेगा, या फिर सिचुएशन अलग रहेगी। It, if the act of the question can be regarded as authorized as the following either in the category, तो मेथड क्या करेंगे हम, मेथड वही यूज होगा, द मेथड एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर इन डूइंग अनऑथोराइज्ड। ये रॉन्गफुल इफेक्ट करता है, रॉन्गफुल कोई भी काम करता है जिसकी वजह से फर्म का नुकसान होता है। फर्दरमोर ऑल द पार्टनर इन द फर्म लायबल टू द थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बाय द नेग्लिजेंट एक्ट या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वन ऑफ द टू पार्टनर जो कोल माइन में का मैनेजर था, उसने वॉज गिल्टी फॉर पर्सनल नेग्लिजेंस इन ओमिटिंग टू हैव ए शाफ्ट इन द माइन प्रॉपरली फेंस्ड, उसने प्रॉपर फेंसिंग नहीं कर रखी, ऐसे रिजल्ट में क्या हो गया है, इंजरी हो गई है वहाँ एक वर्कर को। द अदर पार्टनर विल ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अदर पार्टनर क्यों होगा, नेग्लिजेंस के केस में तो होगा ही होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि सारे पार्टनर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप एक्टिव, आपका राइट है कि आप क्या कर सकते हो, एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप अपना हक इस तरीके से छोड़ रहे हो, किसी एक पार्टनर को सारा काम करने दे रहे हो, तो अगर वो निग्लिजेंस भी करता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उस बिजनेस पे। आप सारी चीज़ें सिर्फ एक बंदे पर नहीं छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया है, एक कोल माइन है जिसके अंदर क्या था, पाइपलाइन थी। अब पाइपलाइन होने की वजह से उसमें क्या हो गया, कोई परेशानी आ गई, और उस परेशानी की वजह से उसने क्या नहीं करा, फेंसिंग नहीं करी थी, और एक जो मजदूर था उसकी जान चली गई। तो ये वाला जो लॉस है वो दूसरा पार्टनर भी बियर करेगा। अगला आता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। एक पार्टनर एक्टिंग विथ एन एपेरेंट अथॉरिटी, उसके पास क्या है, एपेरेंट अथॉरिटी है, रिसीव्स मनी एंड द प्रॉपर्टी। हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो, एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, ठीक है, कि ये वाला पैसा है जो मैंने माल लिया था वो मैं देने आया हूँ। अब हुआ क्या, वो पैसा मैं कहाँ लेकर चली गई, अपने घर लेकर चली गई। अब घर लेकर गई, लेकिन घर से उसी रात चोरी हो गई। अब ये बताओ कि ये क्या माना जाएगा,
ये लॉस फर्म बियर करेगी या मैं बियर करूंगी? तो इसका आंसर है मुझे एज एन पार्टनर ये अकेले को बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्म के खाते में पैसा आया ही नहीं, फर्म की नॉलेज में ये पैसा था ही नहीं, ये सिर्फ कहाँ तक आया था, सिर्फ मेरे यहाँ तक आया था। दूसरा, अगर बाई चांस वो आया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, वही बंदा उसने 2 लाख रुपए लाया और ऑफिस में रखे, ऑफिस में मैंने ऑफिस के लॉकर में रख दिए, अब ऑफिस से चोरी हो गई, अब वो 2 लाख रुपए चोरी हो गए। अब बताओ फर्म पैसे बियर करेगी या मुझे बियर करने पड़ेंगे? अगर मैंने लॉकर में रखे हैं तो कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। तो सेम पैसे 2 ही लाख चोरी हुए, और क्या हुआ है? चोरी हुई है। लेने वाली हर बार मैं ही हूँ, पर मैंने कब लिए हैं? क्या वो फर्म की अथॉरिटी के पहले लिए हैं, यानी कि फर्म से पहले ही फर्म तक ज्ञान आया है या नहीं आया है, या फिर फर्म तक वो पैसा पहुंच गया? अगर वो चीज़ सारी चीज़ें बेनिफिट फर्म तक पहुंच गई तो फर्म उसके लिए लायबल रहेगी। अगर वो चीज़ सिर्फ मेरे यहाँ तक पहुंची और मैंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करी है फर्म को, तो अगर कोई लॉस होता है तो वो मुझे बियर करना पड़ेगा। Done. A partner acting with an appellant authority receives money या property from the third party and misapplies. Misapplies का मतलब है गलत तो उसने अप्लाई कर दिया या फिर सेफ्टी नहीं रखी। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द वर्किंग ऑफ द टू क्लॉज, जो कि 27 में बोला गया है, वो क्लियरली बताते हैं दो अलग अलग बातें। सबसे पहला है इट covers the case where the partner जो है वो एक्ट कर रहा है within the authority and due to his authority as a partner he receives money। उसकी अथॉरिटी की वजह से उसने पैसा मिला है, किससे? थर्ड पार्टी से, बोले तो कस्टमर से। एंड मिस अप्लाइज द मनी फॉर दिस, उसके लिए क्या होगा? एक्चुअली it is not necessary that the money should have actually come in the custody of the firm। ज़रूरी नहीं है फर्म तक वो पैसा पहुंचा हो। On the other hand, अगर we should attract when the such money or property has come into the custody of the firm and उसके बाद क्या होता है? पार्टनर से वो मिसअप्लाई होता है। तो दोनों केस बिल्कुल अलग अलग हैं। ए, बी और सी आर पार्टनर्स फॉर द प्लेस ऑफ द कार पार्किंग। अगर ए, बी, सी एक पार्टनर हैं जो कि क्या करते हैं? कार पार्किंग के काम करते हैं। पी की जो कार है वो पार्क करी और वो क्या हो गई? चोरी हो गई। सोल्ड आउट, ए सोल्ड आउट द कार टू द स्ट्रेंजर। ए ने क्या करा? वो किसी और को बेच दी। फॉर दिस लाइबिलिटी द फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ सी। ए, अगर आप ऐसा कोई क्या करते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रॉड कर रहे हो, तो आप सारा फर्म जो है वो क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। उस किसके लिए? पी की गाड़ी के लिए। राइट फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? अब the transfer by the partner of his interest in the firm either absolute or by mortgage। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का इंटरेस्ट कमाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो किसे रिटर्न करो? अपनी फर्म को रिटर्न करो। लेकिन इफ़ द फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे केस में आपको वो क्या नहीं देना पड़ता है? फर्म को पैसा नहीं देना पड़ता है। माइनर, अब अगला आता है, अगर आप क्या कर रहे हो? माइनर को एडमिट कर रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो ये माइनर का एडमिट। अगर आप माइनर को एडमिट कर रहे हो तो ऐसे केस में सबसे पहली बात तो कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। किसी भी पार्टनर को एडमिट करोगे तो सारे पार्टनर्स की होनी चाहिए। माइनर को करोगे तो स्पेशली लिखना है कि सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? परमिशन होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा, अगर माइनर एडमिट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? फॉर बेनिफिट, वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन माइनर क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी में हकदार हो सकता है, प्रॉफिट में हकदार हो सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है
क्या कर सकता है, अकाउंट्स ऑफ द फर्म को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन माइनर क्या होगा, लॉस में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर उसकी कभी भी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनली लायबल नहीं रहेगा किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी एक्ट के लिए। Such minor may not sue the partner for the account of the payment of the share of the profit. ऐसा बंदा केस भी नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता है केस, क्योंकि वो माइनर है, और किसके लिए, प्रॉफिट के लिए या किसी भी चीज के लिए। अगला ये बोला जाता है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म अपॉन द नोटिस ऑफ द अदर फर्म, डिसॉल्व कर सकते हैं, मे एक्ट in such suit dissolve of the firm, upon that the court shall proceed with the suit on the as one of the dissolution and for the settling of the account between the partner। अगर बाय चांस ये माइनर चाहे तो किसके लिए जा सकता है, डिसोल्यूशन के लिए भी जा सकता है। तो उसे इसी तरीके से देखा जाएगा कि माइनर को एंड द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड। अगर आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि फर्म जो है वो सही नहीं चल रही है, तो आप केस कर सकते हो, और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसमें आपका जो शेयर है वो आपको दे दिया जाएगा। 6 महीने होने के बाद, अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो और उसके 6 महीने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको फर्म में रहना है या नहीं रहना, या फिर दूसरा, जब आपको ये पता पड़ा है कि आप क्या हो, बेनिफिट ओनर हो, बेनिफिशियरी ओनर हो किसी फर्म में, तो उस पता पड़ने के 6 महीने के बाद, यानी कि 18 हो गए, 18 होने के 6 महीने बाद, या फिर आपको अब पता पड़ा है कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या थे, पार्टनर भी हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब वो चीज पता पड़ी है, उसके 6 महीने के बाद आपको क्या करना है, 6 महीने के बाद आपको बताना है कि आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो, ये रहा, at any time within a 6 months from attaining a majority or of his obtaining knowledge that he has been admitted for the benefit of the partnership, whichever date is later, underline करना, whichever date is later, such person क्या कर सकता है, पब्लिक नोटिस देकर ये बता सकता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। प्रोवाइडेड, अगर वो कुछ नहीं बोलता है, तो जैसे ही 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे, उस टाइम पे if he fails he shall become the partner in the firm on the expiry। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो मान लिया जाएगा, चुप्पी का मतलब आपकी हाँ है, मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो, ठीक है। वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर, तो ऐसे केस में क्या होता है, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द फैक्ट ऑफ सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ एडमिशन अंटिल, जब तक उसे ये चीज पता नहीं पड़ी है, या फिर जब तक क्या नहीं हो गया है, वो मेजोरिटी ऑफ एज पे 18 पार नहीं कर गया है, उससे आप क्या देखते हो, 6 महीने देखते हो, विच एवर इज लेटर। सच पर्सन, वेयर सच पर्सन बिकम अ पार्टनर, अगर आप पार्टनर बन जाते हो तो आपकी राइट्स और लाइबिलिटी एज ए माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर। आपकी राइट्स और लाइबिलिटी बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे आप पहले माइनर के टाइम पे थी, बट ही इज ऑल्सो बिकम, लेकिन अब क्योंकि आप क्या हो गए हो, अडल्ट हो गए हो, तो ऐसे केस में आप पर्सनली लाइबल रहोगे फॉर द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट, क्योंकि अब आप कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हो, 18 के ऊपर हो, तो अब आप सारी गलतियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट जो है एंटाइटल, जो माइनर की जैसा था वैसा ही आप रख सकते हो। बट वेयर सच पर्सन इलेक्ट नॉट टू बी पार्टनर, अगर वो बोलता है कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है इस फॉर्म में और मेजर होने के बाद, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपकी राइट्स और जो लाइबिलिटी है एज एन माइनर जो थी वो क्या रहेगी, उस डेट से कैलकुलेट करी जाएगी। फिर उसके बाद आप लाइबल नहीं रहोगे अगर फर्म ने कोई भी काम करा है, प्लस ही कैन, अब वो क्या कर सकता है, बाकी पार्टनर्स पे केस भी कर सकता है अगर आप उसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो और प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो।
अगला आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर गोइंग इन एंड गोइंग आउट। अगर आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का सिंपल सा ये फंडा है कि जिस तारीख को आपने क्या करी है, पार्टनर बने हो, उस तारीख से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके पुराने जितने भी कर्म हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड करता है इसके सिवाय भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो, क्योंकि कई सारे जो वो होते हैं काम होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब इस दौरान आपने पार्टनर चेंज करा है तो कई बार लिख देते हैं कि आप कौन कौन से प्रॉफिट में शेयरिंग रखोगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपकी शेयरिंग नहीं रहेगी। Subject to the contract between the partners and to the provision section 30, no person shall be introduced, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक सारे पार्टनर्स की क्या नहीं हो जाती है, कंसेंट नहीं हो जाती है। अगर आप किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हो, a firm does not thereby become liable for the act of the firm done, अंडरलाइन करो, before the partner, जो उस पार्टनर के आने के पहले कोई भी काम करे हो उसके लिए वो न्यू पार्टनर जो है वो क्या नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा और ना ही लायबल रहेगा। प्लस अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसमें भी वो क्या नहीं कर सकता है, हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। अगला आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द पार्टनर्स में रिटायर विथ द कंसेंट। अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आपको सारे पार्टनर्स की क्या चाहिए होगी, कंसेंट चाहिए होगी। अगर ये कंसेंट जो है अंडरलाइन करना, एक्सप्रेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आप सिर्फ नोटिस देकर क्या कर सकते हो, बाहर जा सकते हो। रिटायरिंग पार्टनर जो होगा उसे अपनी सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, सारे काम पूरे करके जाने पड़ेंगे जो कि उसने कमिट कर रखे हैं। तो द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड क्योंकि उसके जाने के बाद नई फर्म बन जाएगी, तो वो ये तो जब जब नया पार्टनर आता है और जाता है हर बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। एंड सच एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद इन द थर्ड पार्टी एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हैड द नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। यानी कि थर्ड पार्टी को हमेशा बताना पड़ेगा कि आपका हमारा ये वाला पार्टनर चला गया है और हमारी फर्म क्या हो गई है, वापस बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ही एंड उसके अदर पार्टनर लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए, वो सारे एक्ट के लिए जो कि उन्होंने पहले करे हैं, रिटायरमेंट के पहले करे हैं, अनटिल आप पब्लिक नोटिस दे के रिटायर नहीं हो जाते हो। तो अगर आप रिटायर हो रहे हो और पुराने कोई कर्म बाहर आ जाते हैं तो ऐसे केस में आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। कब तक के काम के लिए, तो वो लिमिट क्या रहेगी, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते उस तारीख तक के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर आता है नोटिस जो होगा गिवन बाय किसको, कौन देगा, रिटायर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो देगा नोटिस। अगला विष्णु चंद्र वाले केस में क्या बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म business in the clause of the partnership deed which was being constructed comprehend a situation where the partner want to retire from the partnership. The expression clearly indicates that in the event of retirement पार्टनरशिप बिजनेस विल नॉट कम टू एन एंड। पार्टनरशिप, एक पार्टनर के चले जाने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो चुका है, कि वो फर्म ही बंद हो जाएगी, नहीं, वो क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। मर्ल रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हु वॉज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, वो क्या है, किराएदार भी है। इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस वॉज कैरिड आउट, जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो रहा था, चलता था। वुड नॉट रिजल्ट इन द असाइनमेंट, अंडरलाइन करो, वुड नॉट रिजल्ट इन द असाइनमेंट ऑफ द टेनेंसी राइट, यानी कि किराया और वो वाली चीज़ कैसी रहेगी, अभी भी सेम रहेगी, आप क्या नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे जब मैं पार्टनर थी तो मैंने क्या करा था, अपना एक घर ऑफिस बनाने के लिए दे दिया फर्म को, और फर्म बदले में मुझे क्या देते थे, रेंट देता था। हमने एग्रीमेंट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। अब उसके बाद जैसे ही मैं रिटायर हो गई तो क्या मैं वो वापस अपना घर भी ले सकती हूँ, तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि टेनेंट वाला जो वो है कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है और पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट अलग है। तो आप कभी भी रिटायर हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेनेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा।
लाइबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, एज वी ऑलरेडी स्टेटेड क्लियर, जो रिटायरिंग पार्टनर है जब तक वो क्या नहीं दे देता है, पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है अपने रिटायरमेंट के लिए, तब तक वो क्या रहेगा, थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगला होता है, एक आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, दूसरा आपको क्या कराया जा रहा है, निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। जो पार्टनर है शैल नॉट बी एक्सपल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप बाय एनी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर save in the exercise in the good faith of power conferred by the contract between them। अगर बाई चांस आप क्या कर रहे हो, कोई भी पार्टनर मिलके क्या नहीं कर सकते हैं, सारे पार्टनर मिलके भी किसी एक पार्टनर को निकाल नहीं सकते हैं, भले उनके पास मेजोरिटी हो। प्रोविजन 2, 3, 4 जो होता है शेल अप्लाई किस पे करते हैं, एक्सपेल पार्टनर एज इफ ही वर अ रिटायर्ड पार्टनर। इसमें क्या बोल रखा है, जो पावर होती है एक्सपेल्शन की, मस्ट हैव एग्जिस्टेड। अगर ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो ही आप क्या कर सकते हो, किसी को निकाल सकते हो। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई बात नहीं लिखी है कि किस तरीके से सामने वाले को निकालना है, किसी एक पार्टनर को निकालना है, तब तक आप निकाल नहीं सकते हो। अगला आता है, द पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय द मेजोरिटी। अगर ऐसी दे रखी है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर हाँ होने चाहिए, प्लस वो किस में काम करने चाहिए, गुड फेथ में काम करने चाहिए। अगर ऊपर की, इफ ऑल द कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सपल्शन शैल बी डीम्ड टू बी बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए बोनाफाइड। तो अगर इसके सिवाय, इन तीनों के सिवाय कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने हाँ करी है, प्लस ये काम गुड फेथ में करा है, पॉलिटिक्स नहीं हुई है, तो ऐसे केस में ही क्या माना जाएगा, वो एक्सपल्शन सही माना जाएगा, नहीं तो वो एक्सपल्शन गलत माना जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी में क्या बोल रखा है, वेयर द पार्टनर इन द फर्म क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो हम ये जान चुके हैं कि इंसॉल्वेंट पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो पार्टनर क्या नहीं रहेगा, पार्टनर नहीं रह पाएगा। वेदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म इज नॉट डिजॉल्व, भली फर्म डिजॉल्व नहीं हुई हो, बट द एडजुडिकेशन ऑफ एज एन इंसॉल्वेंट, भले वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, द स्टेट ऑफ द पार्टनर सो एडजुडिकेटेड, जो ऐसा बयान आया है, इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म and the firm is not liable for the act of the insolvent done after the date of the order। जैसे ही ऑर्डर आ जाता है कि आप क्या डिक्लेयर करे जाते हो, इंसॉल्वेंट, उसके बाद से पार्टनर का फर्म से कोई रिलेशन नहीं है और फर्म का किससे रिलेशन नहीं है, पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। अगला आता है लाइबिलिटी ऑफ डीज्ड पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे कैपिटल और उसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। एक्स जो है वो पार्टनर ऑफ द फर्म है, द फर्म ने ऑर्डर करा है, ऑर्डर्ड गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा था उसकी लाइफ टाइम में, बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स जो मिली है वो कब मिली है, एक्स की डेथ के बाद मिली है। इन सच अ केस एक्स जो होगा वो डू नॉट बी लायबल फॉर द डेप्ट। अब क्योंकि ऑर्डर उस टाइम पे हुआ था पर डिलीवर नहीं हुआ है, तो अगर कोई भी डेप्ट होता है तो उसके लिए एक्स लायबल नहीं होता है। द क्रेडिटर कैन हैव अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर। वो क्या ला सकता है, डिक्री ला सकता है, बताया था ना, ऑर्डर नहीं डिक्री, कि क्या मैंने ये जो डिलीवर करा है उसका पेमेंट मुझे ये फर्म देगी, हाँ या ना, ये वाली चीज़ जो है वो सही है या गलत है, ये वाली चीज़ डिक्री में दी जाती है। तो आप डिक्री लेकर आ सकते हो, किसके आगे, सर्वाइविंग पार्टनर की, बचे हुए पार्टनर्स मेरा पेमेंट करें। एंड द डिक्री अगेन द पार्टनरशिप एसर्ट इन द हैंड्स ऑफ दोज पार्टनर, वो क्या हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप एसर्ट हो जाएगी। ASU for goods sold and delivered would not lie against the representative। और क्योंकि एक्स मर गया था उसके डिलीवरी के पहले ही, तो इसलिए ना ही एक्स, मरा हुआ आदमी तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही नहीं, बल्कि उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी इस केस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स के लाइफ टाइम में नहीं हुआ है, वो एक्स के मरने के बाद हुआ है।
अगला आता है रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चांस इन फर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है, जो फर्म देती है किसको, थर्ड पार्टी को, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, और अगर इसका उल्टा एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं रखी है तो रिवोक एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई गारंटी मिली हुई है आपको और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, यानी कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, अब 2 ही पार्टनर रह गए, तो वो गारंटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लैप्स मानी जाएगी। फिर मर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑपरेट्स टू रिवोक, अंडरलाइन करना, रिवोक ऑफ द गारंटी एज टू फॉर ऑल द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। और किस में हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज हो सकता है आपका, अगर डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है या फिर कोई नया पार्टनर आता है तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्म बदल जाएगी, फॉर्म बदल जाएगी, तो आपकी गारंटी आपको वापस से चेंज करवानी पड़ेगी, वापस से नई गारंटी लिखनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर था आपका सेकंड चैप्टर, जो कि बोलता है पार्टनर्स के रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे से क्या रिलेशन है प्लस थर्ड पार्टी से क्या रिलेशनशिप है। ये जब आप पार्टनरशिप वाला एक्ट भी पढ़ने बैठे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप सेकंड चैप्टर पढ़ें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और दूसरा इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे आपके, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन से सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा आती हैं। तो हमेशा पार्टनरशिप एक्ट वाले में सेकंड चैप्टर सबसे पहले पढ़ा जाए। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था आपका, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यानी कि प्रॉपर्टी कब पर्सनल मानी जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी फर्म की मानी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना था वो क्या था, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर पार्टनरशिप में रहते हुए कोई पर्सनल प्रॉफिट ले सकता है, तो सेक्शन 16 इससे रिलेटेड बोलता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इफ द पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट for himself from any transaction of the firm या फिर from the use of the property connection with किससे, firm से related, firm के नाम से related, तो he shall account that profit to the firm। अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन फर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, फर्म का नाम यूज करते हुए, तो आपने जो भी प्रॉपर्टी कमाई है वो सारी किसको रिटर्न करनी पड़ेगी, फर्म को रिटर्न करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली की गुडविल बहुत अच्छी है कि यार वो परिवार बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, कि अगर जैसे ओबरॉय, तो अगर हम बोले यार ओबरॉय का काम तो बहुत अच्छा है, या फिर हम बोले अंबानी का काम तो बहुत अच्छा है। अब अगर ये चीज़ें, ये ऑल्दो ये कंपनी है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म में चल रही होती और वो लोग अंबानी का नाम यूज करके क्या कर रहे होते, अनिल अंबानी पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा होता, तो कमा रहे होते, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, वो जो भी प्रॉफिट कमाया है वो किसको देना है, फर्म को देना है। अगर आप कभी भी फर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हुए कोई प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो फर्म का ही माना जाएगा। जैसे मान लो मैं बेईमान पार्टनर हूँ, ठीक है, अब मैं बेईमानी क्या करती हूँ कि अगर बाय चांस जो वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स से जो फर्नीचर बनता है मैं उसमें पर्सनल फर्नीचर बना लेती हूँ, या फिर अगर हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 5 अपने क्लाइंट बना लिए पर्सनल की, रुक जा तुझे तो है ना मैं इससे अच्छे कपड़े दे सकती हूँ, ठीक है, इससे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, वही मशीन और उन्हीं टेलर से 4 कपड़े अपने दूसरे क्लाइंट्स के लिए दे रही हूँ। ऐसे क्लाइंट जिनके लिए मैंने मशीन यूज करी है, कहाँ की मशीन यूज करी है, फर्म की मशीन यूज करी है, तो ऐसे केस में वो प्रॉफिट भी किसका माना जाएगा, फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। अगर मैं कोई क्लाइंट लेकर आ रही हूँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ जैसे मैं फर्म को रिप्रेजेंट करती हूँ और वो क्लाइंट आया भी फर्म के नाम से ही है, मान लिया जाएगा कि उससे जितना भी पैसा है वो किसको मिलेगा, फर्म को ही मिलेगा। If a partner carries on any business of the same nature, देख लो, अगर सेम नेचर का बिजनेस करता है एंड competing with that firm, he shall account, वो सारा प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मान लो एक फर्नीचर का बहुत अच्छा शोरूम है स्टेलर, और उसका जो मैनेजर है वो क्या करता है, क्योंकि स्टेलर अलग अलग वहाँ चलती है, अलग अलग सिटीज़ में चलती है, तो वो क्या करता है, एक सिटी का मैनेजर जो फर्नीचर है, अब उसे पूरी प्रोसीजर पता पड़ गई, पूरी डिजाइनिंग पता
पता पड़ गई, तो उसने क्या करा, एक अपना कारपेंटर बैठा रखा है अलग से घर पे। वो क्या करता है, जो भी क्लाइंट आता है उससे बोलता है कि वैसे तो इस टेलर का प्राइस कितना है, 25,000 रुपए का सोफा आता है, और क्योंकि इनकी गुडविल अच्छी है, अगर आप चाहो तो मैं इसे कितने में बनवा सकता हूँ, 18,000 में आपको बनवा कर दे दूंगा। बोले वो कैसे, बोले सेम डिजाइन सेम सब कुछ, पर आपको इस टेलर से नहीं मिलेगा, मैं आपको करवा कर दे दूंगा। बोले मेरे पास है, पर आप ये चीज बताना मत, ठीक है। अब उसने क्या करा है, सेम बिजनेस करा है, और वो क्या करा, फर्नीचर बनाकर उस बंदे को 18,000 रुपए में दे दिया। अब ये 18,000 रुपए अगर पकड़े गए तो किसके होंगे, फर्म के माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने सेम बिजनेस कर रहे हो, सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हो, जो कि गलत है। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला आप क्या रखते हो, क्लॉज रखते हो, क्या कि अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप ये वाला बिजनेस, इस नेचर का बिजनेस इस कॉमन एरिया में, लोकल एरिया में नहीं कर सकते हो। और अगर आप करते हो तो उससे जितना भी प्रॉफिट, जितना भी रेवेन्यू आप कमा रहे हो, वो आपको किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। वेयर अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अंडरलाइन करना, खुद के लिए कोई प्रॉफिट कमाया है किसी भी ट्रांजैक्शन से, बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो बिजनेस कनेक्शन यूज करे हैं या फिर प्रॉपर्टी यूज करी है बिजनेस की, या तो आपने कॉन्टैक्ट जो है, यानी कि फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर है उसके अपन ने यूज करा है, मटेरियल जो है, हमें लिंक पता पड़ गया। कोई भी बंदा जब बिजनेस करने बैठता है तो उसे सिस्टम पता पड़ जाता है कि ठीक है कहाँ से माल लाना है, किसे बेचना है, कितना प्रॉफिट होता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो कि क्या होता है, जो कि सेम नेचर का है, फर्म से रिलेटेड काम है, तो वो सारा प्रॉफिट आपको फर्म में देना है। क्या ऐसा कभी और भी हो सकता है, जैसे अपन आर्टिकलशिप करते हैं, तो आर्टिकलशिप के दौरान हमें पता पड़ जाता है कि काम क्या करना है, क्योंकि एज एन आर्टिकल हम पूरा काम देख रहे होते हैं, और प्लस हमें ये भी पता है कि सर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। अब ऐसे में हम क्या करें, जब क्लाइंट के सामने जाएं तो वो बोले सारी बात बता दी उसे, और सर के वहीं आके पूरा काम कर रहे हैं, जब सर नहीं है तब, और जब वो क्या कर रहे हैं, उससे पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं कि क्लाइंट का काम भी करके दिया और उससे अपन ने अपना काम पैसा निकलवा लिया। तो ऐसा अगर आप पैसा लेते हो तो वो सब आपको किसको देना होता है, अपने सर को देना पड़ता है, बोले तो सीए को देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपने उनकी प्रॉपर्टी यूज करी है, उनका नाम यूज करा है, और सेम नेचर ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो। प्लस ये अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है। ए बी सी और डी क्या ऐसा करते हैं, कई लोग करते हैं, कई आर्टिकल ऐसा काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक सिंपल से छोटी सी चीज से ये चालू होती है। कैसे कि जब क्लाइंट से मिलने गए हैं तो उन्हें बजाय कॉमन ऑफिस का नंबर देने की बजाय आप क्या करते हो, सामने वाला बोलता है कि हमें नंबर दे दीजिए आपके, तो हम अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं। ठीक है सर, एक काम करिए, आप हमारा नंबर यूज कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। फिर हमने क्या करा, धीरे धीरे उस क्लाइंट को सारी जो जो चीज़ें चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे बहुत अच्छी सर्विसेज देने हैं, और वो सर्विस क्या हो गई, हमारी तरफ इंक्लाइन हो गई। बाद में अगर बाई चांस हम जब आर्टिकल छोड़ के जा रहे हैं, या हम जब सीए बन गए, तो हमने क्या बोला उसे कि सर अगर आपको कभी भी हमारे सेवाओं की ज़रूरत हो तो आप वहाँ आ सकते हैं। हमने धीरे धीरे जो सर का क्लाइंट था, जो हमारे बॉस का क्लाइंट था, उसे क्या कर लिया, अपनी तरफ इंक्लाइन कर लिया है, अपने पास ले लिया है। ये चीज़ अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। इसलिए कई लोग क्या करवाते हैं, कई जो सर होते हैं, सर बोलो या फिर ये बोलो कि जितने भी सीए होते हैं, वो नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं कि आप इधर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एरिया में। कारण क्या है कि कई बार आप मिस यूज करते हो इन चीज़ों का। ए बी सी एंड डी जो होते हैं वो स्टेब्लिश्ड क्या करा है, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करी है बिजनेस के लिए, फॉर रिफाइनिंग, क्या, शक्कर रिफाइन करने के लिए। ए हु हिमसेल्फ, अब ए क्या है, खुद होलसेलर है, वॉज एंट्रस्टेड विथ द वर्क ऑफ द सिलेक्शन एंड परचेज। अब उसे ही जिम्मेदारी किसकी दे रखी थी, क्योंकि वो होलसेलर भी है, तो उसे है ना जिम्मेदारी दे रखी थी कि शक्कर पसंद करना है और खरीदने का तू देख लेना। एज ए होलसेलर ग्रोसर ए वॉज वेरी वेल अवेयर, उसे पता होता है कि वेरिएशन इन द शुगर मार्केट कितना है, उसकी प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट करेंगे, एंड हैज़ ए सूटेबल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसे ये भी पता है कब खरीदना है शक्कर और कब उसे बेचना है। ही ऑलरेडी, उसे पता है कि प्राइस कौन से महीने में कम रहती है, जैसे
जब शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, जिस सीजन में गन्ना कटेगा और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो डिमांड जैसे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस कम होती है। ऐसे टाइम पे आप क्या करना चालू करते हो, स्टॉक करना चालू करते हो कम प्राइस पे, और बाद में उसे क्या कर रहे होगे, जैसे ही ये सप्लाई चेन कम हो जाएगी तब आप उसे क्या सेल करना चालू करोगे, क्योंकि तब शुगर की प्राइस बढ़ चुकी होगी। तो उसने क्या करा है, कम प्राइस पे सारी चीज़ें स्टॉक करनी चालू करी एंड ही सोल्ड टू द फर्म। अब यही वाली चीज़ उसने किसको बेच दी, उस फर्म को बेच दी, बिना पार्टनर को ये बताए कि ये मैं नहीं बेच रहा हूँ, ये कौन बेच रहा है, कोई और बेच रहा है किसी और के नाम से। तो ऐसे में ये जितना भी प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसने धोखे से कमाया है, वो सारा प्रॉफिट उसे किसे देना पड़ेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अगला आता है ए बी सी एंड डी। इन्होंने क्या करा है, एक बिजनेस स्टार्ट करा है इन पार्टनरशिप फॉर इम्पोर्टिंग। क्या इम्पोर्ट करते हैं, नमक इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन पोर्ट, बाहर से, एंड सेलिंग इट एट चिट्टागोंग पे ये बेचते हैं। सर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इन सॉल्ट इट ऑन दिस ओन अकाउंट। उसने क्या करा, खुद के अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन करे हैं, और अगर वो अकाउंट क्या होते हैं पता पड़ जाते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट उसने खुद ने बेचा है पर्सनल नाम से, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो प्रॉफिट भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके मालिक ने आपको क्या दिया है, बहुत सारी शक्कर बेचने को दी है, 100 क्विंटल इस तरीके का शक्कर आपको बेचने को दिया। आपने क्या करा, सोचा कि यार इतना माल है, सर को कौन सा पता पड़ेगा, कि है ना, अपन बोल देंगे कि ये चीज़ खराब हो गई है, और उसके बाद कुछ चीज़ें उसने पर्सनल उस पर अलग से बेचनी चालू करी, और उसका जो भी पैसा है वो खुद रखने लग गया। ये एक तरीके की चोरी है, और इसलिए ये पैसा आपको किसको रिटर्न करना पड़ेगा, मालिक को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। सेम वही चीज़, अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम से, उसकी प्रॉपर्टी से आप कोई भी पैसा कमाते हो, वो आपको किसको रिटर्न करना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा अपनी फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। अगला आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। अब होता क्या है, अगर कोई भी नया पार्टनर आता है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म का पूरा चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज हो जाता है, तो वो जैसे परिवार में नई नवेली दुल्हन आती है और उसके बाद पूरा चीज़ें सब चेंज हो जाता है। कोई भी नया बंदा अगर हमारे, या फिर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है फैमिली में, तो पूरी फैमिली का सीन ही चेंज हो जाता है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, एक्सपेंस चेंज हो जाते हैं, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, और सब कुछ अलग डायरेक्शन में जाता है। तो किसी भी नए बंदे के आने से या फिर किसी भी बंदे के जाने से फैमिली से जितना चेंज आता है, वैसा ही चेंज किस में आता है, पार्टनरशिप फर्म में चेंज आता है। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अपनी एक नई नॉलेज लेकर आएगा, नया स्किल सेट लेकर आएगा, नई डिसीजन मेकिंग का तरीका, नए लॉजिक लेकर आएगा, और इसकी वजह से सारी चीज़ें किस पे होएंगी, डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में आपका, या तो कई बार तो ये होता है कि किसी के आने से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कई बार कोई लोग इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं कि आपकी फर्म ही क्या हो गई, डूब गई है। तो ऐसे केस में क्या बोला जाता है, कुछ सिंपल बातें ध्यान रखी जाती है। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो पुरानी करतूतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो पुराना जो भी हुआ है उस नए पार्टनर उसके लिए कभी भी लायबल नहीं रहेगा। अब लायबल नहीं रहेगा तो ये भी साथ में बोला गया, अगर पुराना जितना भी अच्छा हुआ है उसके लिए भी वो कोई राइट्स नहीं रखता है। अगर पुराने टाइम में कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली है, एक्स वाई और जेड थे, उन्होंने एक बहुत 100 एकड़ की ज़मीन ली है, अब फिर जेड छोड़कर चला गया, उसकी जगह पे ए आ गया, तो क्या ए उस प्रॉपर्टी पे, उस 100 एकड़ पे अपने अधिकार दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके आने से पहले ही ले चुके थे और सब लोग मिलकर लिए थे, तो इसलिए अब उस प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं रहेगा। तो होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसके पहले क्या कराया जाता है, वैल्यूएशन करवाया जाता है, और वैल्यूएशन के टाइम पे ये डिसाइड होता है पहले से प्रॉपर्टी कितनी है और चीज़ों की वैल्यू कितनी है, ताकि वो उन लोगों के बीच में डिवाइड हो जाए, और फिर नए सिरे से अब जो नई चीज़ें बनेंगी उसमें ही आप रिस्पॉन्सिबल भी रहोगे, और उसमें जो बेनिफिट होगा उसमें आप हक भी रखोगे। वेयर अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स
कम इन, अगर एक या एक से ज़्यादा आते हैं तो, अगर कोई पार्टनर जाता है डेथ या रिटायरमेंट की वजह से, वेयर द पार्टनर कंसेंट, अगर वो पार्टनर चलती रहती है वो पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन द बिजनेस विच इज ओरिजिनली फॉर्म, या फिर वेयर द पार्टनरशिप फॉर्म इज कैरिड ऑन फॉर द एक्सपायरी। अब होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म दो तरीके की होती है। एक तो होता है कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, जो पिछले चैप्टर लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 1 साल 2 साल। अब 2 साल के बाद भी क्या हुआ, आपकी फर्म फिर भी चल रही है तो क्या मान लिया जाएगा, 2 साल पे जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वैसा का वैसा ही माना जाता है, चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से मानी जाती है, भले आप क्या कर रहे हो अपने पर। अब वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। आप जब इच्छा हो उस चीज़ को तोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि जितना टाइम पीरियड आपने डिसाइड करा था कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे पार्टनरशिप, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब जितनी पार्टनरशिप बची है वो सारी क्या है, एट विल मानी जाएगी। तो इसमें क्या बोल रखा है, सेक्शन 17 क्या बोलता है, आफ्टर अ चेंज इन अ फर्म वेयर एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो म्यूचुअल राइट्स जो होते हैं एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर जो होती हैं इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म रिमेन्स द सेम एज दे आर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। अगर बाय चांस आप क्या करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में कोई चेंज करते हो, ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटीज जो रहती हैं वो सेम ही रहती हैं। अगर सिर्फ क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो, यानी कि एक पार्टनर आया है और दूसरा पार्टनर गया है, पर वेरी इमीडिएटली बिफोर द चेंज जो वो सेम रहेंगी, ड्यूटीज भी सेम रहेगी और म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज सेम रहेंगे कि आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। आप अगर प्रॉफिट बनाओगे खुद के नाम पे तो वो आपको फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, तो ये वाली चीज़ें सेम रहेंगी। अगला आता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ दी वो, तो जो बताया था कि अगर आप क्या कर रहे हो, फिक्स कर रखा है कि 2 या 3 साल के लिए आप ये पार्टनरशिप करोगे, पर अभी भी आप पार्टनरशिप क्या करे जा रहे हो, कंटिन्यू करे जा रहे हो, तो आपके जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है, म्यूचुअल का मतलब ऐसी चीज़ें जो सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो ऐसी वाली म्यूचुअल हमेशा वर्ड यूज करना, सिर्फ राइट एंड लाइबिलिटी नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो रहेंगी वो सेम रहेगी, पर ये वाली जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन करो, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी जाकर क्या कर सकते हो, ये पार्टनरशिप तोड़ सकते हो। अगला आता है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स, अगर वो एक या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग या एडवेंचर्स शुरू करती है, तो ऐसे केस में जो चीज़ें होंगी वो क्या रहेंगी, जैसी ओरिजिनल थी पहले थी वैसे ही सेम मानी जाएगी। तो अगर आप एक के बाद एक पार्टनरशिप बनाए जा रहे हो सेम पर्सन के साथ, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट वाली है ओरिजिनल है उसी की छाया सबके ऊपर पड़ेगी, सब कुछ सेम मान लिया जाएगा। अगला आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड अगर कोई बाहर है तो उसकी तरफ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।